अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और बहुत बहुत ईद मुबारक। लाइव विद आदिल शाह ज़ेब के इस खुसूसी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। ईद पर हमारी कोशिश ये होती है कुछ बड़े गेस्ट आपके पास लेके आए, लेकिन इंटरव्यू जो हो वो ज़रा लाइटर मोड में हो, अनयूजुअल सा हो। तो आज हमारे खुसूसी मेहमान होंगे जो नॉर्मली भी हमारे शो में बड़े रेगुलर मेहमान हैं। मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब किसी तारुफ के मुताज नहीं है। भाई साहब थैंक यू सो मच। बहुत मेहरबानी आदिल, आपको भी बहुत ईद मुबारक हो और आपकी जैकेट बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वैसे तो हम आपसे ईद मिलने तो आते ही रहते हैं, इस दफा कैमरे लेके आ गए हमें तो बड़ी बहुत मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई साहब, बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है और वैसे तो आपकी सियासत के बारे में पूरा पाकिस्तान ही जाता है और जो आपके मुकाबले और वो रहे हैं। मुझे ये बताएं कि हनीफ अब्बासी अदरवाइज जो है, अगर मतलब सियासत से हट के बात की जाए, कौन है हनीफ अब्बासी? अच्छा, मैं ना कल एक कुछ फुटसेल के फुटबॉलर आए हुए थे फॉरनर। अच्छा, तो वहाँ मैं गया तो कुछ 2-3 आपकी फीमेल रिपोर्टर्स भी थी, मेल भी थे काफ़ी सारे जी। तो वो हम गपशप लगा रहे थे तो वो कहने लगी कि आप वैसे बड़े लाइवली लग रहे हैं तो मीडिया पे। अच्छा, वो परसेप्शन बिल्कुल डिफरेंट है मेरा। अच्छा, वो आप लोगों ने बना दिया है सख्त क्वेश्चन कर करके, लेकिन आम रूटीन में मैं लाइवली हूँ, लोगों के साथ भी, फैमिली के साथ भी। और मीडिया पे एक आपका एक ऑरा ऐसा है कि बड़ा सीरियस, बड़ा जोरदार और ये, लेकिन पॉलिटिशियन को होना इसी तरह चाहिए। लेकिन जो आप जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी के बारे में पूछ रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ हम बड़ी अच्छी गपशप लगाते हैं और एक्सेप्टेबल है दोस्तों में। यानी दोस्त हमें अपने साथ बिठाने में मतलब कि खुशी महसूस करते हैं। नहीं, आप तो मैं एक चीज मैं भी शेयर कर दूं कि आप महफिलें हमारी भी जमवा देते हैं। नहीं, अगर दो साफी भी आपस में, दो एंकरों की भी अगर कोई अनबन आ गई, आप दोनों को बुला के घर में उनकी सुलह करवा, मैं करवाता हूँ। और ये बड़ा अल्लाह का खास करम है मेरे पे मीडिया के हवाले से। और मैं अक्सर, अभी लास्ट प्राइम मिनिस्टर का जिक्र आ गया बीच में, मैंने उन्हें अपनी मीडिया स्ट्रेटेजी के बारे में बताया कि हमारी इतनी अच्छी मीडिया स्ट्रेटेजी नहीं है। काम बहुत अच्छे पहले भी मुस्लिम लीग नवाज ने बहुत अच्छे किए, लेकिन उसमें भी हमारी मीडिया स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं थी। सीधी सी बात, हम लोगों को बता नहीं सके कि हमने क्या क्या किया है। इसी तरह अब भी अगर आप देख रहे हैं, ये जो बात अभी आपने मेरे बारे में कही, अब मुझे बताएं मैं आदिल शाह ज़ेब को क्या दे सकता हूँ, स्वाय उसको एक मोहब्बत के, प्यार के जो अल्फाज हैं वो हम अदा आपके साथ करते हैं। अब आप और बहुत सारे एंकर्स हैं जिनके नाम किसी 4-5 के मैंने ले लिए, 6 के रह गए तो नाराजगी होगी। 14, 15, 16 ऐसे एंकर हैं आपको निकाल के जो हमारी पार्टी के मतलब के इतने अगेंस्ट हैं कि बस आप समझें कि अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं, ठीक है, पार्टी के लोग। लेकिन जब हनीफ अब्बासी की बारी आती है तो बड़े पोलाइट हो जाते हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह वही है ना, कोई लाइवली रहना, उनके साथ आप जो अभी आप बात कर रहे थे, अगर किसी दोस्तों में के अंदर, दो दोस्तों के अंदर कोई इशू क्रिएट हो जाता है तो उसको सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि मिल मिला के फिर हनीफ अब्बासी बनता है। अच्छा, ये मीडिया स्ट्रेटेजी पे फिर आते हैं, उसकी एक भाई साहब बड़ी वजह दूसरी भी है और मैं फिर शेयर करना चाहूँगा क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका जो एक सॉफ्टर साइड है वो भी सामने आए। जब आप अरेस्ट हुए रात को काफ़ी लेट, और मेरा ख्याल है कि कुछ लोग जो थे वो भाभी से फिर राब्ते में थे कि जी हम क्या कर सकते हैं। आप हैं, सलीम साफी साहब हैं जी, तो फिर लेकिन हमसे जो कुछ हो सका, जो भी वो फाइलें थी और आपके साथ वाकई ज्यादती हुई थी, अब तो समझ आ गई आपको, उसकी वजह भी हमें पता है कि क्यों आपको इलेक्शन वाली रात आउट करवाया गया और गिरफ्तार हुए सारा पूरा। लेकिन जैसे ही जब आप बाहर आते हैं, आप फर्दन हर एक बंदे के घर जाके, और अभी भी आपकी तकरीबन वही रूटीन है, हर 2-3 हफ्ते बाद जो है, तो ये एक होता है मेंटेन रखना। देखिए ना, आप लाजम नहीं है कि आप किसी के फोन का इंतजार करें। अगर आपने अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है, एक होता है कर्टसी कॉल। जब मैं रात को सोने से पहले ना सुबह लिखता हूँ कि आज मैंने किसी अफसर को फोन करना है, किस पॉलिटिशियन को फ़ोन करना है, किस सेक्रेटरी साहब को फ़ोन करना है, किस और शख्स को फ़ोन करना है, वहाँ पे मेरी 7 से 8 कर्टसी कॉल्स होती हैं। मतलब मैंने आदिल शाह ज़ेब को वैसे ही हेलो करना है, क्या हाल है आदिल, खैरियत से हैं, फलां को इस तरह करके आके गपशप भी, आप क्या हो रहा है, घर में खैरियत है, ये है वो है। या फिर कोई 8-10 दिन बाद कोई खाना रख लिया और रिक्वेस्ट कर ली कि अभी खाना खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो ये सिलसिला इसी तरीके से मेरी सियासत की बुनियाद जो है ना आदिल भाई,
अगर आप देखिए हम कोई पीछे से पॉलिटिशियन नहीं है, यानी कोई मौरूसी सियासत को मैं कैरी नहीं कर रहा कि मेरे वालिद साहब में से कोई MNA MPA था, मेरे चचा में से कोई फैमिली में से था, नहीं। मैं सेल्फ मेड तो कोई नहीं होता, कहता है अल्लाह मियाँ ही बनाता है, लेकिन वो अल्लाह मियाँ तो सबको ही बनाता है, लेकिन बंदा कोशिश खुद भी करता है। सारों को अल्लाह नहीं पैदा किया, अल्लाह ही उसके रोजगार का बंदोबस्त करता है। लेकिन मेरी बिल्कुल शख्सियत डिफरेंट है। 5 भाई हैं हम, मैं 5 से मुख्तलिफ हूँ। अच्छा। मैं डे 1 से ये था कि मैं ख्वाब बड़े देखता था। अच्छा। बड़े ख्वाब देखता था। फर्ज क्या, मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। मुझे किसी ने पूछना कि आपका पसंदीदा सिटी कौन सा है दुनिया के अंदर, तो मैंने कहना एम्स्टर्डम, हॉलैंड। अच्छा, वो बंदा सुन के कहता था कि शायद पता नहीं एम्स्टर्डम में पैदा हुआ है, तो मैं उस वक्त तक कराची भी नहीं गया हुआ था। अच्छा। रिसोर्सेज नहीं थे। ये काफी पुरानी बात है। पुरानी बात मैं कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ प्राइमरी से और मैट्रिक के दरमियान की बात बता रहा हूँ। अच्छा। मैं कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात नहीं बता रहा। ये मैं प्राइमरी और मैट्रिक के दरमियान, जब मुझे कोई पूछता था कि तुम्हारा पसंदीदा सिटी कौन सा है, तो मैं एम्स्टर्डम का नाम लेता था। और एम्स्टर्डम के मैं सिर्फ ये जरूर जानता था कि हॉलैंड का वो कैपिटल है। हुआ क्या कि अल्लाह ने देखें एक ऐसा सिलसिला बनाया कि मेरी जो पहली फ्लाइट जो लैंड हुई शिपाल एयरपोर्ट एम्स्टर्डम में, मैं मुझे याद है KLM पे मैं लैंड किया। दुबई से मैं गया, वाया दुबई गया था, तो मुझे मेरी पहली लैंडिंग उधर हुई। अच्छा। तो कहने से मुराद ये है कि मैं, अच्छा फिर मैं क्या करता था, जब स्कूल से आता था तो मैं कहता था, हिंदुस्तानी एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता था, मैं कहता था मेरे बाजू में शक्ति आ जाएगी तो मैं 1 ओवर में 6 विकेटें लिया करूँगा। अच्छा। मतलब इस तरह के ख्वाब देखने हैं। फिर मैं शुरू से बचपन से, मेरे वालिद साहब तो नौकरी पेशा थे, बाटा में वो एज ए अकाउंटेंट काम करते थे। अच्छा, मेरे बड़े भाई जो हबीब बैंक में थे, दूसरे जो मेरे से बड़े हैं, 2 बड़े हैं, दूसरे वापडा में थे, और मेरे से छोटा अमेरिका चला गया था 88-89 में। तो मैं था, तो मेरा ख्वाब यही होता था कि मैंने कारोबार करना है। अच्छा। मैंने दुकानदारी करनी, ठीक है, वो भी शुरू की। फिर मैंने सियासत भी करनी है। फर्स्ट ईयर से मैं FC कॉलेज से मैं सियासत से वाबस्ता हो गया। अच्छा। और वहां शुरू से रुझान किस तरफ था सियासत जो मेरा जो मुझे जो परवान चढ़ाया है ना, और जो मेरे में निखार पैदा किया है, वो जमात इस्लामी ने पैदा किया। अच्छा। जमीयत ने पैदा किया। यानी इस्लामी जमीयत तलबा का मैं एक सरगर्म कारकुन था FC कॉलेज के अंदर 82 से 86 तक। और उस कॉलेज के जो तरबियत है वो आज जो हनीफ अब्बासी, वो जो आप देखते हैं ना कि मुझे 25 साल सजा होती है जी, और यहाँ तो लोग, आपको पता है ना, कोई अदालत में भाग रहा होता है, उसका सांस फूल रहा होता है, कोई मास्क पहन के तो व्हीलचेयर पे चला जाता है, कोई क्या कर रहा होता था। तो मुझे जो अल्लाह ताला ने एक ख़ास मेहरबानी फरमाई कि जुर्रत भी दी और थोड़ी सी दलेरी भी दी, वो किसने, फिर उसको निखारा किसने? ये तो आपका अपने अंदर ही होता है, गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं। उसको इस्लामी जमीयत तलबा ने, और फिर उसके बाद जमात इस्लामी ने। फिर हुआ ये कि आपको पता है ना कि सियासत के अंदर वसी पैमाने के ऊपर सियासत करने के लिए ज़रूरी है। तो मैंने कभी जमात इस्लामी के ऊपर सच कभी आपने मेरे मुंह से कोई तनकीद नहीं सुनी कभी, लेकिन जमात इस्लामी को छोड़ने वाले बड़े बड़े उलमा कराम और बड़े बड़े सियासतदानों ने, किसी ने किताबें लिखी जमात इस्लामी के खिलाफ, किसी ने वो जो गुफ्तगू अपने आप को जस्टिफाई करने के। तो मुझे कोई पूछता है ना, अच्छा फिर छोड़ा क्यों इतनी आप, मैंने कहा यार मैंने कॉलेज से यूनिवर्सिटी जाना था। अच्छा। और वैसे भी अगर आप देखें 88 की मूवमेंट देखें, 90 का इलेक्शन देखें, दोनों में हम क्या नारे लगाते थे? वजीर आजम नवाज शरीफ जमात इस्लामी में होते हुए भी यही था ना जो बना हुआ 88 का 90 का। बिल्कुल। और फिर हम करीब तरीन थे नजरियाती तौर के ऊपर। अब देखिए, मैं उस वक्त अद्वियात मांग कर ना, मेडिसिन मांग कर फ्री डिस्पेंसरियां चलाया करते थे। लोगों से, ताजरों से मांग कर हम जहाद कश्मीर में अपना हिस्सा डाला करते थे। लोगों से मांग कर हम बेवा जो खवातीन थी उनकी बच्चियों की शादियां किया करते। ये जो 2008 में इनकलाब बरपा हुआ है ना रावलपिंडी के अंदर और हनीफ अब्बासी की शख्सियत में, उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो मियां शहबाज शरीफ का। अच्छा, मैं अब कुछ चीजें मुझे पता है तो कुछ कह दूंगा कैमरे पे, कुछ नहीं कह सकते। नहीं, आप दोनों कह दो, क्या फर्क पड़ता है? शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आपका बड़ा रिगार्ड और रिस्पेक्ट करते हैं, और बल्कि 2 दफा ऐसी मीटिंग्स हुई हैं जिसमें आप मिल रहे थे, तो फिर बाद में मुझे भी कॉल आ गई कि जी आए हैं वो। मुझे ये एक बात बताएं, रात को 2 बजे उन्हें मैसेज करें या सुबह 4 बजे करें, वो फौरन जवाब दे देते हैं।
वजह इसकी क्या है? मतलब अच्छा, मैं अभी पहली बात तो ये कि वो बहुत अंतक शख्स है वो, और उस मेहनती शख्स के यहाँ 2 टाइम है उसके साथ बात करने के। एक वक्त है कि आप सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे के दरमियान उनसे बात कर सकते हैं, और दूसरा टाइम है कि आप रात को 10:30 से लेके 11 साढ़े 11 तक आप बात कर सकते हैं। मेरे अक्सर मैं उनसे जब बात करता हूँ, एक तो उन्होंने स्विमिंग, उनकी रूटीन है सुबह 6 बजे, हाँ, उसके बाद वो दरमियान में किसी को आज तक ये मालूम नहीं कि दरमियान में वो 20 मिनट का कैलुला करते हैं। अच्छा, वो किसी को पता ही नहीं चलता। उठ के जाएंगे मीटिंग से, वो जाएंगे, बाद में आएंगे, 20 मिनट का कैलुला उन्होंने करना ही करना है। अच्छा, अदरवाइज वो फिर चलते रहते हैं। वो काम के हवाले से कोई, मेरे साथ भी जो उनका ताल्लुक कैसे बना, गहरा ताल्लुक, पार्टी में आना, वो तो मियां नवाज शरीफ साहब की बदौलत था। मैंने उन्हीं को ज्वाइन किया, और मैंने ये भी कहा कि मैं कोई मुस्लिम लीग ज्वाइन नहीं कर रहा, मैं तो आपको ज्वाइन कर रहा हूँ। ये मुझे याद भी, अल्फाज याद है जाती उम्र में, 2007 का एंड था या 2008 का शुरू था। शहबाज साहब के साथ इस तरह हुआ कि ये जिस घर में आप बैठे हैं, इसी घर में वो 2009 में आए मेरे पास। तो पहली मुलाकात के अंदर मैं उनसे लीज पे जगह ले सकता था, किसी अपनी फैमिली के लिए 10-20 लाख की नौकरी ले सकता था, कोई दवाइयों का ठेका ले सकता था। अब उसने भी असेस किया होगा कि ये क्या बंदा है, तो मैंने पहले से चेन बनाया हुआ था कि मैंने इनसे 80 कनाल जगह के ऊपर हॉस्पिटल बनवाना है। बस शायद उनके दिल में ये बात उतर गई। मैंने रास्ते में जाते हुए गाड़ी में जब एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की बात कर, तो यहाँ से उठे तो मैंने उन्हें कहा कि जिस तरह रास्ते में, अभी यहाँ कोई बात नहीं की मैं रास्ते में गया तो मैं कहा सर ये जगह देखी आपने, रास्ते में पड़ती थी एयरपोर्ट में। कहते हाँ, क्या करना है? मैं ये करना है। अच्छा, एयरपोर्ट जाते तक हमारा हॉस्पिटल बनना शुरू हो गया था। अच्छा, यानी उसके ऊपर ऐलानात, फोन किए कि आए, कल देखें, ये देखें, वो देखें। जब वो मैंने मुझे स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, 16 माह में मुकम्मल किया। फिर ये जो ब्रिज था आपका चांदनी चौक वाला, ये 120 दिनों में मुकम्मल किया। तो फिर चल सो चल, फिर जिस जगह पे मैं हाथ रखता था, यहाँ यूरोलॉजी बना दें, यहाँ 6 रोड का ब्रिज, यहाँ टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ खेल के मैदान, वो फिर बनाते गए। फिर उन्होंने पीछे मुड़ के, बस ये मेरी और उनके दरमियान जो दोस्ती की जो मजबूती है, जो बाउंडिंग है, वो ये बुनियाद ही है। अब काफी फ्रैंकनेस भी है आपके, उन्होंने निक नेम्स भी रखे हुए हैं। मैं उनके अक्सर ना, ये मेरे लिए बड़ा, कई दफा पार्टी के अंदर भी ये चीज मेरे लिए जरा मुश्किल पैदा कर देती है। अब लोग सुनेंगे तो समझ जाएंगे जो जो मुश्किल पैदा करते हैं जी। अब देखें, एक है मियां नवाज शरीफ की शख्सियत, वो मेरे भी कायद हैं, वो शहबाज शरीफ साहब के भी कायद। उनके साथ एक रिश्ता है अदब एहतराम का, जिसको हम मलूज़े खातर रखते हैं, यानी उनको हम लाइक फादर मदर के हम डील करते हैं। जहाँ शहबाज साहब की बात आती है, वहाँ लाडियाँ भी हैं और नाराजगियाँ भी हैं, और 80% उन्होंने मुझे मनाया है। अच्छा, 80% शहबाज शरीफ, मैं जब भी नाराज हुआ हूँ किसी बात पे, मैं तो कभी जाती बात पे तो कभी नाराज होता ही नहीं, तो 80% उन्होंने मुझे मनाया जी, 20% मैंने मनाया। अच्छा, हाँ, और ये मैं लास्ट टाइम भी, अभी मैं फ्राइडे को लंच इकट्ठा किया 1-on-1, ये जो फ्राइडे गुजरा है, तो मैंने उन्हें ये कहा ज़रूर है, मैंने कहा अल्लाह ताला नज़र ना लगाए और रिलेशनशिप को, लेकिन पार्टी के अंदर भी मैं दोस्तों को यही कहना चाहता हूँ कि ये मोहब्बत प्यार का रिश्ता जो होता है ना, ये बड़ा कीमती होता है। तो अबाई साहब, अगर ये वजह है फिर आपको तो काबीना में होना चाहिए था। जी ठीक। कुछ वजूहात थी जो जिसकी वजह से आपको काबीना में नहीं बनने दिया गया, लेकिन मेरे ख्याल है अब तो मामलात काफ़ी बेहतर हो गए हैं। आप आदिल, अब ये मेरे लिए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जब भी वो आए, आपको पता मुझे एडवाइज़र लगा दिया 16 महीने की हुकूमत में, वो अलग बात है, मेरा अपोनेंट इलेक्शन उधर चला गया अदालत में, लेकिन उसके बावजूद मुझे उन्होंने स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया CDA की डेवलपमेंट का। अगर आपको याद होगा, ये जी, जी। इस्लामाबाद की जितनी मेगा आपको डेवलपमेंट नजर आ रही है, वो आपके भाई के हाथों हुई है, और ये चल भी गया, नाम भी था मेरा, ना मैंने पता नहीं किया उनसे, सीधी सी बात है। मेरे लिए मैं उस जगह पे बैठा हूँ कि मैं जाके नहीं पूछ सकता जी मुझे वजीर बनाना है कि वजीर बनना होता मैं 2004 में भी बन जाता, ठीक है, ये एजाज की बात होती है, लेकिन उस वक्त मैं इसलिए नहीं बन सकता था, मेरी पार्टी उस वक्त बरसर इक़्तिदार नहीं थी। 2004 में मैं अपोजिशन में था, मैंने अपोजिशन का पूरा वक्त गुजारा। 2008 में पंजाब में हम जीत गए और वहाँ पे हमने हार गए। 2013 में हम मरकज जीत गए, मैं इलेक्शन हार गया। 2018 में मैं जेल चला गया। आज जब आई बात, तो मेरा फेज 1 में भी
मुझे जो मालूमात है, इंफॉर्मेशन है। लेकिन मेरा ख्याल है कि लीडरशिप के जो फैसले होते हैं ना, उस पर मिन्नोअन हमें अमल भी करना होता है और तस्लीम भी करना होता है। वो वहाँ से अब उन्होंने कहा होगा, मशवरा हुआ होगा जहाँ बैठ के, तो यही है कि फिर देखेंगे नेक्स्ट, क्योंकि अभी बहुत सारे लेकिन मुझे ना जी उनकी मोहब्बत ने, यकीन माने, वक्ती तौर पे बंदों को महसूस जरूर होता है, ये आप ज़हन में रखें, ये लगी लिपटी से बात नहीं करनी चाहिए। कोई इतना सारी दुनिया को पता था कि शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर तो हनीफ अब्बासी हर सूरत, लेकिन इशू ये है कि जब आप उनके साथ अपने रिलेशन को देखते हैं तो फिर ये वजारतें वगैरह, ये मैं दिल से बात कह रहा हूँ, तो वजारतें वगैरह हो सकता है कि वजीर 16 दफा फोन करें या 3 हफ्तों से टाइम मांग रहा हो, टाइम ना मिले, तो मेरी तो आपके सामने बात है कि मैं भी अगर उठाऊं फोन तो चाइना में भी अगर वो मीटिंग में नहीं होंगे तो उठा लेंगे। तो इसलिए वो रिस्पॉन्सिव तो है, बस आप यकीन करें कि देखिए हम आपने खुद मुशाहिदा किया होगा, आपके साथ मीटिंग्स के दौरान उन्होंने वन-ऑन मीटिंग में भी उन्होंने आपको बताया होगा कि मेरा कौन दोस्त है। तो राजीन एक ब्रेक लेते हैं, फिर हनीफ अब्बासी साहब से ये इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बहुत बहुत आपको एक दफ़ा फिर ईद मुबारक, और ईद के इस खुसूसी शो में आपका खैर मकदम है। आज हमारे मेहमान हैं हनीफ अब्बासी साहब। भाई साहब, पिंडी की जो सियासत है, सारी पूरे पाकिस्तान की नज़रें इसी पर, हल्के पर होती हैं। शेख रशीद साहब से आपका मुकाबला होता है, ये क्या राइवलरी जो है शुरू से चली आ रही है या दरमियान में कुछ मामला? आदिल, एक इशू ये हुआ है, एक होता है आप सियासी मुखालफत, एक होता है कि आप किसी के ऊपर कत्ल का मुकदमा बना दें, किसी के ऊपर 9C डाल दें, ये तीनों चारों दहशतगर्दी के मुकदमात बना देंगे। कुछ 7-8 मुकदमात मौसूफ ने मेरे पे बनाए। अच्छा। पहला मुकदमा 2005 में कत्ल का मुकदमा मुझ पर बनाया गया। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि ये यहाँ पे अनबीटेबल थे, इनको कोई हरा नहीं सकता था। ये 2002 तक की बात है। उस वक्त भी 2 सीटें जीत गई, लेकिन वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के नाम पे जीते थे। बहरहाल जीते वो आज़ाद थे। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने एक सीट छोड़ी और बड़े तकब्बर और गरूर की इंतहा को छू रहे थे। मैं ट्रेडर्स को लीड किया करता था उन दिनों, तो सारे ट्रेडर्स इकट्ठे होकर आ गए मेरे पास। उन्होंने कहा ये इलेक्शन लड़े। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। उन्होंने जी पैसे हम लगाएंगे, पैसों की आप फिक्र ना करें। मैंने कहा टिकट हम मांग नहीं सकते, जाए मांगे टिकट मिल गया। इनकी हुकूमत थी, जमाली साहब अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में जगह दे, वो मेरे खिलाफ कैंपेन करने आए, जलसा करने आए। तमाम फेडरल मिनिस्टर्स इनके घर में आके बैठ के यहाँ पे, मैं इलेक्शन जीत गया। कितने वोटों से? मेरे 60,000 थे, मसूफ के जो नेफ्यू था उसके 11,000 थे, यानी उनकी जमानत जब्त होगी। एक मैं तेरा रिकॉर्ड सीधा करना चाहता हूँ आप लोगों का भी, और सारों का जो बिठा के बड़ी बड़ी बातें सुन रहे होते हैं ना, मैं उनका भी। दूसरा इलेक्शन आ गया 2008 में। 2008 के इलेक्शन के अंदर मौसूफ के थे 9,000 और मेरे थे 79,000, जमानत जब्त होगी। ठीक है सर। 2013 का इलेक्शन आ गया, मेरे से ये बंदा भाग गया, इमरान खान को सारों ने मिलजुल के, जितने मेरे दोस्त भाई, जितने ताकतवर लोग, सब ने मिल मिला के इमरान खान को मेरे मुकाबले में खड़ा किया। और इमरान खान 2003 की कैंपेन में शेख रशीद के खिलाफ मेरे प्लेटफॉर्म से मेरे हक में तकारीर किया करते थे। ये आप जेन में रखिए, ये आप जेन में रखिए। ठीक। बहरहाल वो आगे, मैं 9,000 वोटों से मैं हार गया। उसमें बहुत सारे मुझे, आप एक बुजुर्ग मिले, मैं नाम नहीं लेता उनके, ना उनका ओहदा बताता हूँ। उन्होंने कहा जी 25,000 वोट हमने बैलेट पेपर आपके इलेक्शन में 2013 में दिए इमरान खान को। ठीक है जी। 2018 में मसूद मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे, ये जाके पाँव पड़ गए हमारे एक शख्स के कि हनीफ अब्बासी अंदर जाएगा तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। मैं अंदर चला गया, उस कोर्ट ने फैसला किया कि ये बाई इलेक्शन होगा। ठीक है, उसमें मैंने हिस्सा नहीं लिया। अभी 2024 में शेख रशीद किसके पाँव पड़ा? आपको पता ही है, एक ही, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि फिर सारों ने एक ही तरफ वो रखा हुआ है, तो मैं नहीं चाहता कि किसी का नाम लेके तो मैं पूरा माहौल खराब करूं। लेकिन तो उनका ताल्लुक उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट उस वक्त इस तरह कर लें। हाँ। फिर उसके बाद आ जाए 2024, पता है कितने वोट थे शेख साहब के मेरे मुकाबले में? पीटीआई को तो छोड़े ना, 5,000 वोट लिए। ये कहने से मुराद ये है कि आपके भाई ने शेख रशीद साहब को चैलेंज किया इलेक्शन। इससे पहले ये यहाँ पे हर बंदे को ना किसी को फलने फूलने देते थे अपनी पार्टी के अंदर, ना किसी को आगे आने देते थे। ये मियाँ नवाज शरीफ के नाक का बाल भी थे, मुशर्रफ के नाक का बाल भी थे। हमने आकर किया क्या आदल? हमने आके क्या उनकी तरह मैंने उन पर मुकदमात बना दिए? नहीं, मैंने एक सिंगल मुकदमा
अपने पॉलिटिकल हरीफ के खिलाफ नहीं बनाया। मैंने आके यहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स के ऊपर साथ साथ सफाई का निज़ाम, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी, पीने का साफ पानी, ये सारी चीज़ें जो हैं 2008 में से अगर आप ये तरक्याती काम, ट्रांसपोर्ट मेट्रो की सूरत में, ब्रिजेस, ये सारा कुछ निकाल दें तो रावलपिंडी में कुछ नहीं बचता। रावलपिंडी में अगर कुछ बचता है तो वो मियां नवाज शरीफ की क़यादत में बने हुए और शहबाज शरीफ की क़यादत में बने हुए ये मेगा प्रोजेक्ट। तो अब भाई साहब पिंडी के इलेक्शन की अगर बात करें, पीटीआई का तो बड़ा क्लियर कट दावा है कि पूरा पिंडी डिवीजन उन्होंने स्वीप किया था। इस्लामाबाद की 3 सीटें भी कहते हैं, आप वाली भी कहते हैं, दानियाल चौधरी वाली सीट का भी कहते हैं। वाकई ऐसा हुआ था उस रात? देखिए मेरी बात है भाई, हारने वाला यही अल्फाज कहेगा और जीतने वाला कहता है मैं जीता हूँ। अभी देखें ना, इसका एक ही तरीक़ाकार होता है कि आप जाएं, हमारे पास तो मेरे अपने हल्के के अंदर हमारा जो वोट बैंक है वो मैं 15 से 16 हज़ार के दरमियान जीता हूँ, ठीक है। हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। मेरी 2 पटिशन मेरे अपोनेंट की खारिज हो चुकी है। पहले वो गया इलेक्शन कमीशन, वहाँ से फिर लाहौर हाई कोर्ट गया, वहाँ से। अब कहने से मुराद ये है कि जब जहाँ जैसे बुलाएंगे, जैसे मैंने अपना मुकदमा लड़ा ना जी, 21 जुलाई 2012 को मेरे खिलाफ FIR होती है। आदिल, ये दुनिया को बताने वाली बातें हैं। मैं एक दिन कोर्ट से रुखसत नहीं मांगी मैंने, ना मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट दिया, तो ना मैंने किसी को जाके मिनतरला किया कि मैंने जज साहब आ रहे हैं नहीं आ रहे, मैं कोर्ट में जाके हाजिर होता था। और अल्लाह ताला ने आज सुरखरू किया। क्या लिखा है उसमें कहा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। ये जजेस नहीं लिखते होते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के जजेस ने जब मुझे बरी किया 18 अक्टूबर 2023 में, उन सब ने ये अल्फाज लिखे हैं। लेकिन मेरे 10 से 12 साल 2012, 21 जुलाई और अब 2024 है। तो इसी तरीके से हर मुकदमे का, हर केस का मैं अदालतों के अंदर फेस करने के लिए तैयार। ठीक। अब भाई साहब बाहर अभी भी कतार लगी हुई है, ईद है, लोग ईद मिलने आते हैं। फैमिली को कितना टाइम दे पाते हैं आप? अच्छा, मैं ना अपने फैमिली लवर लोगों में शामिल है, शमूलियत है मेरी कि मैं, वो तो हमें अंदाजा हाँ वो पता है। और बच्चों के साथ हमारी बड़ी अच्छी एफिलिएशन। 2 बेटियां मेरी, दोनों डॉक्टर हैं और एक बेटा है जी, और वो अपना कारोबार करता है। 2 मेरे पोते हैं, 2 मेरी नवासी हैं। तो जिनके साथ आप क्रिकेट खेलते रहते हैं। मेरे लिए अगर जिंदगी में और कोई काम भी ना रहे तो मैं इनके साथ अपना बाकी जिंदगी गुजार सकता हूँ, बड़ी रिस्पेक्टफुली भी और बड़ी लाइवली भी और बड़ी मोहब्बत वाली भी। तो बच्चों को जब भी टाइम मैं इनको लेके बाहर, पूरा दुनिया मैंने जब छोटे छोटे थे तो पूरा यूरोप, अमेरिका, मिडल ईस्ट, ये सारा मैं इनको लेके गया हूँ। लेकिन आप बड़े हो गए हैं, अब एक का मुंह मशरक की तरफ होता है, एक का मगरब की तरफ होता है। मैं क्या आप जाने, आपका काम जाने। लेकिन भाभी की जैसी कॉल आती है भाई साहब फौरन घर पहुंच जाते हैं। हाँ नहीं, मैं फौरन घर भी पहुंच जाता हूँ। आजकल कॉल कम आती हैं, उनको पता था। लेकिन आपके होते हुए जब हम बैठा करते थे तो जब कॉल आ जाती थी वो फाइनल कॉल होती थी। जी। हाँ, क्योंकि वो दरवाजा फिर खुलना नहीं होता तो फिर हम कहाँ जाते, तो इसलिए मैं फिर भाग नहीं, हमने तो उनके हाथ के खाने भी काफी खाए। आपने खाए हुए हैं, आपकी मेहरबानी है, आपने याद रखा है। लेकिन उस खातून में खूबियाँ बहुत हैं। और वो देखिए, अभी ये मेरी फैक्ट्री जो तकरीबन बंद होने के नज़दीक थी, उसको अभी तक अगर कुछ सहारा दिया हो अल्लाह के बाद तो इस औरत का है। बच्चियों का क्रेडिट जो मैं डॉक्टर कर रहा हूँ, मेरा पैसे देने के अलावा कोई क्रेडिट नहीं जाता, मेरा सारा क्रेडिट गोज टू माई वाइफ, ठीक है जी। फिर उसके बाद अपना बेटे के बारे में डिसीजंस कि अभी इसे लानस कॉलेज डाल दो, फिर यहाँ से उठाओ इसको लंदन भेज दो, ये सारे डिसीजन उसी के हैं। तो बेटी में एक वाक़या आपको सुनाता हूँ, छोटी के कुछ या बड़ी के मुझे याद नहीं है, बड़ी के मेरा ख्याल है, या छोटी के कोई मार्क्स कम आए तो उसने कहा जी मैंने तो पता नहीं टीचर बनना है कि पता नहीं क्या करना है। तो मैं राज़ी हो गया, मैं कहा ठीक है बेटा जो आपका दिल चाहता। आधे घंटे बाद मेरी वाइफ आई, उसने कहा बासी ये क्या किया आपने, कौन सा डिसीजन, ये डॉक्टर ही बनेंगी। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो डॉक्टर बन गई है। अच्छा, जबरदस्त। हाँ। तो उनका फैमिली से ही है या बाहर से, फैमिली की बाहर से? नहीं, फैमिली में अब्बासी नहीं है, वो राजपूत है। अच्छा। मैंने कहा था यहाँ पे शादी करनी। अच्छा। तो मेरी माँ ने वहीं शादी की, पसंद की शादी। हाँ। अच्छा। मेरी वालदा जो है वो हयात थी उस वक्त, ये 23 मार्च 1990 की बात है जब मेरी शादी हुई। आई वॉज जस्ट 24 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, तो भाई साहब ये बताएं कि रिग्रेट्स क्या हैं? हाँ। कि आप ये कहें कि यार काश मैं, हो आदिल भाई आपने ना कोई तार कुछ ऐसी छेड़ दी है। मैं जिंदगी में कभी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं रहा,
कभी किसी चीज़ ने मुझे स्वाय प्यार के किसी चीज़ ने इम्प्रेस नहीं किया। मेरे ऐसे दोस्त हैं जो आप जानते हैं जिनके पास हेली भी हैं, अपने जहाज़ भी हैं, 6-7 होंगे कम अज़ कम, और बड़े बड़े घर भी हैं, लेकिन मुझे इन चीज़ों ने कभी इम्प्रेस नहीं किया। रिग्रेट्स की बात करते हैं तो मेरे एक ज़रूर है कि अगर मेरी वालदा ज़िंदा होती, मेरे वालिद ज़िंदा होते, तो आज वो अपने बेटे को देख कर उसकी छोटी मोटी जो परवान इस वक्त दुनिया में वो पहचाना जाता है या पाकिस्तान में जाना जाता है, तो वो प्राउडली मतलब कि फील करते, प्राउड फील करते हैं। और मैं भी प्राउडली अपने वालिद और वालदा के साथ, मैं अब कई दफ़ा जब मक्का या मदीना जाता हूँ तो वहाँ पे ख़ास तौर पे कुछ लोगों को देखता हूँ जो माँ बाप के बड़े फरमाबरदार हैं, अपने वालदैन को व्हील चेयर पर उम्रा करवा रहे हैं, तो मेरी ये ख्वाहिश ज़रूर होती है, जन्म लेती है कि काश वो ज़िंदा होते हैं, बेशक माजूर ही होते, कोई इनमें से एक जिंदा होता तो मैं उसको अल्लाह के घर लेके जाता। वालिदैन के बगैर तो जिंदगी, तो ये मेरा, ये मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, ये मैं कोई ड्रामाई गुफ्तगू नहीं आपके सामने कर रहा। आपने ऐसी तार छेड़ी कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि भाई मैं ये कर, मुझे हर चीज जो जो मैंने चाहा दुनिया में अल्लाह ने मुझे वो दे दिया। यानी मैं चाहता क्या था, मैं चाहता दिया था मैं जहां से गुजरूं, इसके लिए आपको ना अपने आप को मारना भी पड़ता है, ये भी ज़हन में रखिए, अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात को किल करना पड़ता है। फर्ज किया कि आके कह दे आदिल शाहजेब को मैंने भाई साहब से 2 लाख रुपए लेना है, मेरे लिए उस दिन जमीन फटने का होगा वक्त। मैं कहूँगा हाँ आदिल को पूछो किस बात के लेने हैं, अगर वो प्रूव कर देगा तो मैं 2 की बजाय 4 दूंगा आपको। ये मेरे लिए, लेकिन मुझे क्या होता, भाई साहब क्या हाल चाल है जी, शुरू से FC कॉलेज से शुरू हुए हम, वो बस वो रिस्पेक्ट जो है अल्लाह ताला ने इतनी दी है कि आज हम दुनिया की किसी सड़क पे गुमनाम खड़े हो तो पीछे से आके बंदा रिवर्स करके गाड़ी ला के कहता है भाई साहब अति की कर दे। मकसद बात करने का ये है कि ये सारी चीज़ें हमें अल्लाह ताला ने दी हैं, कोई किसी किस्म का मुझे रिग्रेट नहीं है कि यार ये हो जाता तो ये मिल जाता। हाँ जितने चाहिए होते हैं उतने मिल भी जाते हैं। हाँ किसी की ज़मीन पे कब्जा नहीं किया, किसी का पैसा नहीं खाया, ये मैं आपके प्रोग्राम के जरिए कह रहा हूँ। ये आजकल के दौर में कहना मुश्किल है, और इस प्रोग्राम के बाद अगर कोई आपसे रब्ता करे तो आप जरूर मेरे से रब्ता कीजिएगा। नहीं, मेरा ख्याल है कि कोई रब्ता नहीं करेगा। अच्छा, रावलपिंडी जो है वो अभी भी एक रिवायती यहाँ पर माहौल होता है, मतलब वो मिलना मिलाना, और एक तो इस्लामाबाद है ना कि आप अपने पड़ोसियों को भी नहीं जानते। पिंडी शहर जो है वो नहीं, पिंडी में तो आप देखें ना, आज अगर पहला दिन है तो फिर 3 दिन जो है ना ये दरवाज़ा खुला रहेगा, लोग आते हैं मोहब्बत से आपको मिलने के लिए। छोटी ईद पे भी यही होता है, बड़ी ईद पे भी यही होता है। और फिर मेरा यहाँ पे, मैं तीसरे दिन चला जाता हूँ वालदैन की कब्र पे, 2 दिन मैं मुकम्मल बैठता हूँ अपने घर में। अच्छा, आधे घंटे के लिए अंदर उठ के चला गया कुछ चीज़ मतलब कि फ्रेश होने के लिए। अदरवाइज यहाँ पे मेला लगा होता है, और जैसे अभी आपने देखा होगा आपके एंट्रेंस के वक्त लोग बैठे हुए थे, तो यहाँ पे मेला लगा होता है, और खुशी के साथ मैं भी मिल रहा होता हूँ, खुशी के साथ लोग भी आ रहे होते हैं। और ये रावलपिंडी की बड़ी खूबसूरत रवायात हैं, बड़ी खूबसूरत रवायात हैं। और ये अब खुशी कोई छोड़ देगा लेकिन गमी कोई नहीं छोड़ता रावलपिंडी के अंदर। जनाजों में शिरकत, आप सियासी तौर पे एक दूसरे के हमायती हैं नहीं हैं, बदतरीन सियासी मुखालिफ भी जो है ना वो अपने बदतरीन सियासी मुखालिफ के फैमिली के गम में ज़रूर शरीक होता है। अब भाई साहब एक ब्रेक ले लूँ एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, ईद के इस खुसूसी शो में एक दफ़ा फिर आपका खैर मकदम है। भाई साहब थोड़ी सी अगर उसकी सियासत की और उसकी बात कर रहे हैं, हुकूमती मामलात की, मीडिया स्ट्रेटजी जो है क्या वजह है कि वो काम नहीं कर रही आपकी? मैं समझ रहा हूँ कि जो अभी ना, अब पता नहीं मालकान नाराज ना हो जाए, हमें ना मालकान के पीछे भागने की बजाय ना हमें जो परसेप्शन बनाने वाले हमारे दोस्त हैं ना उनसे क्लोज, मीडिया मालकान की बात कर रहे हैं, उनके पीछे भागने की बजाय हमें क्लोज इंटरेक्शन जो है ना वो आप जैसे दोस्तों के साथ रखना चाहिए। देखिए ना, आप मेरे पास आके बैठेंगे, मैं आपको बताऊंगा, और आप भी इतने झल्ले नहीं हैं कि मैं आपको बेवकूफ़ बना दूंगा, आप बेवकूफ़ तो नहीं बनेंगे मेरे हाथों। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का खास तौर पे काम ये है, चीफ मिनिस्टर का काम ये हो कि वो आप लोगों को बारी बारी, इकट्ठे नहीं, बारी बारी आप लोगों से मिलें, बताएं कि हमारी ये जैसे अभी कामयाबी है जिसको अभी तक हम शायद समेट नहीं सके, वो कामयाबी ये है कि देखें $25 अरब तक की MBS ने कह दिया कि आप इन्वेस्टमेंट अब छोड़ दें मांगना, मांग के कितनी देर बंदा घर भी नहीं चला सकता, एक छोटा सा तो मांगने से घर नहीं चलता। $25 अरब का गो हेड दे दिया। अब हमारी नलायकी होगी अगर हम उसको इम्प्लीमेंट ना करवा सकें। $10 अरब का आपको UAE ने गो हेड दे दिया। कतर
और कुवैत के जो सरबराहान हैं वो पाकिस्तान से तशरीफ ला रहे हैं चाइना के बाद। तो हम ये सारी चीज़ें जो है ना, हमने पैनिक हुए बगैर हमने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। और मुझे उम्मीद है, मैं जो वज़ीर आज़म की मेहनत देख रहा हूँ और पीछे मियां नवाज शरीफ साहब की जो विजन है, इन सारों को मिला मिलू के इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह ताला के हाँ उम्मीद है कि इस साल के एंड तक हम परवाज़ हमारी जो इस वक्त रनवे पे है, अभी टेक ऑफ नहीं की, सीधी सी बात है, मैं अभी टेक ऑफ नहीं कहूँगा, वो टेक ऑफ शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन इसमें भाई साहब एक मामला ये भी है ना कि आपके अपने साथी, मैं नाम नहीं लूंगा, 3-4 कोई एक स्टेटमेंट दे देता है, कोई दूसरी ये बड़ा ये मैं समझता हूँ कि मैंने हमेशा ये कहा है कि हमें पार्टी डिसिप्लिन के अंदर रहना है। मैं भी मीडिया में आपके पास टॉक शो में बैठता हूँ, लोगों के पास बैठता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरी बाउंड्रीज क्या है और मैंने कहाँ तक खेलना है। मैं ये नहीं कर सकता कि मैं पार्टी की स्ट्रेटेजी यहाँ बैठ के तय करना शुरू कर दूँ। पार्टी की स्ट्रेटेजी तो CAC, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, सेंट्रल वर्किंग कमेटी, इन सारी चीज़ों में बैठ के तय होनी है ना। मैं यहाँ से कहना शुरू कर दूँ हुकूमत हमने ली है तो अच्छा नहीं किया, ना लेते ज़्यादा बेहतर था, भी क्यों ना लेते, अब हुकूमत ले ली, आपको ऑन करना है, सबने ऑन करना है। ये हिले बहाने नहीं चलेंगे कि हाँ जी हम तो ले नहीं रहे थे, किसी ने ज़बरदस्ती दे दिया। कोई ज़बरदस्ती देता है? हुकूमतें कोई ज़बरदस्ती ना लेना। आप कहें जी मैंने नहीं लेनी, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, मैं नहीं चला सकता। तो जब आपने चीज़ ले ली है तो भाईजान फिर आपने चला के देनी है और फिर उसके लिए कोई हिले बहाने नहीं है। तो कभी भी जो फैसला भी होता है ये आप ज़हन में रखें, पूरी कौम को पता होना चाहिए हुकूमत में शामिल होना है नहीं होना, किसको क्या करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हमारे कायद है मियां नवाज शरीफ की मुशावरत से होती हैं। पार्टी के अंदर कोई शहबाज शरीफ साहब ज़ाती तौर पर कोई फैसला नहीं करते। यानी हुकूमत में इलेक्शंस के बाद शामिल होने का फैसला जो था वो नवाज शरीफ का था, सारी पार्टी का था ना। हाँ। सारी पार्टी का था तो फिर फैसला हुआ ना। मियां नवाज शरीफ साहब हमारे कायद हैं, वो तो नहीं कि एकदम वो फरमान तो जारी नहीं करते ना, वो तो मुशावरत करते हैं अपने लोगों के साथ। मुशावरत के बाद अब अदम एतमाद भी कोई कहे कि जनाब साहब कोई जाती किसी और का फैसला था, नहीं, सबका मिलकर मुशावरत के साथ फैसला था और उस सूरत में हुकूमत वो भी ली गई। अच्छा, इमरान खान साहब जो हैं हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई उन्हें जमानत मिल रही है, रिहाई मिल रही है और ऐसा लग रहा है PTI तो ये कहती है कि जी अब इंसाफ होने लगा। मैं ये कहना चाहता हूँ आदल, आपके प्रोग्राम के जरिए, लोगों को पता नहीं है, 2018 में भी जुडिशरी की सहूलतकारी थी और आज भी जुडिशरी की तरफ से सहूलतकारी है। ठीक है, इसको आप जैसे मर्जी ले लें। उसकी वजह, बुनियादी वजह ये है कि आप कहेंगे जी उसको आप नाम ताकतवर होंगे, नहीं लेते, डरते, नहीं भाईजान, मॉनिटरिंग जज ना लगाते ना आप ना मॉनिटरिंग जज लगाते, आप ना बेटे से सिर्फ तनख्वाह ना लेने की बुनियाद के ऊपर। मियां नवाज शरीफ साहब ठीक कहते हैं, भाई मेरा बेटा था, अगर उससे मैंने सैलरी नहीं ली तो क्या बात होगी। आपने बुलाया पानामा में, निकाला अकामा में। वो बात करने वाली है कि 3 दफा के वजीर आजम किस बुनियाद पे आप निकाल रहे हैं। उस वक्त इनकार कर देते, फिर मैं मानता ना कि हाँ यार बड़ी ताकतवर लोग हैं पाकिस्तान, लेकिन अब भाई साहब जुडिशरी मुझे रात को 11:30 बजे सजा ना देते ना, 3 जजेस ने नहीं दी थी ना, चौथे ने क्यों दी। राजीन, एक ब्रेक लेते हैं, फिर हनीफ अब्बासी साहब से ये इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल साइफर केस है, प्रोसिक्यूशन ही फारिग केस, मैं कहता हूं नहीं, प्रोसिक्यूशन का केस भी वीक होगा, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन एक शख्स तो खुद चीख के कह रहा है कि साइफर खुद कह रहा है, चीख के जलसों में कह रहा है, ऐसे लहरा नहीं रहा हो, कह रहा है ना। एक बंदा एक वाले जुर्म कर रहा है तो हम उसको छोड़ रहे हैं। एक मुकदमे में जमानत नहीं बंदा मांगता, उसको भी जमानत दी जा रही है कि आने वाले मुकदमात में भी आपको जमानत दी जाती है। हमारी, मैं आप जो मेरा वाकया आप बयान करें, 11 महीने तक किसी ने मेरी फाइल को पकड़ा नहीं था। किसी का सर दर्द होना शुरू हो जाता था, कोई कहता था मेरे वालिद साहब की डेथ हुई है, 15 दिन बाद अगर आप आए तो आप सुने ना, आ तो गए हैं ना, डेथ को गुजरे 15 दिन हो गए हैं। तो जब मेरी बारी आती थी तो आगे 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 डेट हियरिंग ही नहीं होती थी। अब कहने से मुराद ये है कि वो आसिफ सईद खोसा साहब जिन्होंने मेरे जज को बुला के कहा कि चीफ जस्टिस जो है साकिब निसार, वो नहीं चाहते कि हनीफ अब्बासी जो है इलेक्शन में नजर आए। फिर मेरे हल्के के अंदर आकर वो मेरे पॉलिटिकल अपोनेंट के साथ एक हॉस्पिटल का विजिट करते हैं, क्या ये जजेस का काम है?
ये तो जजेस का काम नहीं है। आज भी जितने हमारे दोस्त भाई लगे हुए हैं, मुझे ये तो बताएं ना कि आप जिस तेजी के साथ 43, एक पीटीआई का मैं नाम नहीं लेता, लीडर है जिसको 43 पेशावर हाई कोर्ट में एक दिन में बेल मिली है, एक दिन में 43। सूबे के वजीर आला है आजकल? नहीं नहीं नहीं, वजीर आला नहीं है। अच्छा, कोई और? मैं हमाद अजहर की बात करता हूँ। अच्छा, ठीक है, नाम ले देता हूँ। कहने से मुराद ये चीजें को शबात तो पैदा करती है ना। हमें 6x6 में डालें, इसको 90 फुट का दें, इसको ट्रेडमिल भी दें, देसी मुर्गी भी दें, तो फिर उसके क्या जरूरत है बाहर आने की, वो अंदर लीडर बना हुआ है। नहीं, लेकिन आप जब कहते हैं सहूलतकारी, तो ये स्पेसिफिक कोई एक आध जज साहब होंगे या हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की कर रहे हैं? देखिए ना भाईजान, मैंने तो गुड टू सी यू नहीं इमरान खान को कहा था ना। मैंने तो नहीं कहा था मर्सिडीज गाड़ी में लेके, क्यों नहीं नवाज शरीफ को गुड टू सी यू कहा गया, क्यों उसकी बेटी को उसके सामने गिरफ्तार किया गया, क्यों उनको अंधेरी उस काल कोठरी में रखा गया जिसमें शायद वो लंबाई में भी लेट नहीं सकते थे। मैंने खुद वो देखी है डयाला जेल में, मैं उनके साथ था। हम 4 लोग थे इलेक्शन से पहले जो गिरफ्तार हुए थे, मैं, मियां नवाज शरीफ, मरियम साहिबा, कैप्टन सफदर, 4 लोग पहले थे जो इलेक्शन से पहले गिरफ्तार हो चुके थे। कहने से मुराद ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद इंसाफ पर ना, मैं समझता हूँ कि एक सवालिया निशान नजर आता है, उसको हमें देखना है कि हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। चले भाई साहब, टाइम बस आखिर में 2-3 मिनट ही रह गए हैं, जरा इसके अलावा और बताइएगा कि सॉन्ग्स वगैरह सुनते होंगे आप? मुझे ना मेरे चचा गए 80s में बाहर सऊदी अरब वगैरह, तो वो मुझे पूछने लगे। एक दफ़ा मैं लाहौर से आया छुट्टियों के लिए, हम लाहौर से छुट्टियों के लिए गाँव आते थे ताकि गर्मियाँ शर्मियाँ, उधर गर्मी बड़ी पड़ती थी तो हम गाँव चले जाते थे। वो मुझे कहने लगे मैं आया तो मैं तुम्हारे लिए नेक्स्ट टाइम आऊँ तो क्या लेके आऊँ, हर साल छुट्टी पे आते थे। मैं कहा जी मेरे लिए पॉकेट रेडियो लेके आए, 2 सेल वाला, मुझे आज तक याद है, वाइट कलर का रेडियो था वो। फिर हम तामील इरशाद एक प्रोग्राम चला करता था 10 से 11, अच्छा, इंडिया का पुराने गानों का, तो वो मैं सुनते सुनते सो जाया करता था। तो मुझे याद है मेरे फादर जब छुट्टी आया करते थे वहाँ गाँव, तो वो बंद किया करते थे उसको। हालांकि वो इन चीज़ों के कायल नहीं थे, यानी हम टीवी लगा के उसके बैठते थे, उसको चित्र हार लगता था इंडियन, तो जब फादर आते थे तो हम उसको बंद करके ना पीटीवी लगा देते थे। अच्छा। इंडियन चैनल पीटीवी लगा दिए थे, लेकिन वो देखते थे, वो बेचारे रात को आके हमें देखते थे कि कौन कैसे सोया हुआ है, वो बंद कर दिया करते थे। तो सॉन्ग सुनता हूँ, लेकिन राहत फ़तेह अली खान मुझे ज़्यादा, मतलब आजकल के दौर में, अच्छा, उसको मैं ज़्यादा सुनता हूँ। बेले रफ़ी और किशोर, इवन तल्लत, मुकेश, चारों एक ही कैटेगरी में। एक दफ़ा मैं जा रहा था प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मरी की तरफ हम जा रहे थे, तो मुझे उन्होंने पूछा कि तुम्हारा, जैसे अभी आपने पूछा कि तुम्हारा पसंदीदा गुलकार कौन है, तो मैंने नाम ले दिया मुकेश का। तो कहते हैं रफ़ी क्यों नहीं? मैं कहा सर रफ़ी तो चंगा लगता है, मुकेश मन चंगा लगता है। अच्छा अच्छा, आजकल की जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, आजकल देखते हैं आप, टाइम इतना मिल जाता है आपको, स्पेशली ये जो ड्रामों का टाइम तो नहीं होता? आदिल नहीं ना, ड्रामे मैं आती ही रात को 12 साढ़े 12 बज जाते हैं, 11 साढ़े 11 12, और फिर आके आप ड्रामे देखने कैसे शुरू करेंगे? लेकिन आजकल वो फेसबुक के ऊपर ना बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं। हाँ। वो उसमें मैं आजकल थोड़ा सा टूरिस्ट भी हूँ, तो मैं चीज़ों का ना कि जाना है या नहीं जाना कोई पता नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं, लेकिन वो चीज़ें निकाल के ना मैं एक जगह एक दोस्त के ना मोबाइल पे पार्क कर देता हूँ। वो अच्छी जगह है ना, तो वो पार्क कर दी कि मैं अगर गया तो इधर ज़रूर जाऊँगा। अच्छा, एक अच्छी बात यह कि भाभी प्रोग्राम तो देख रही होंगी जी, जी, तो हाँ। आपने किसी एक्ट्रेस का नाम नहीं लिया, वरना मुझे पता नहीं एक्ट्रेस का नाम अगर आप पुराना कहेंगे तो मैं पुराना ले दूंगा, फिर उसी में कोई इशू नहीं है मेरे लिए। जो नहीं, मुझे तो नए में चाहा था ना, नए में भी आप देख लें। अब फिल्म में कोई देखता नहीं तो फिर क्या, लेकिन वो जो महवी शजात हैं या दूसरी तीसरी अच्छी एक्टर्स हैं ये लोग, सवा कमर है, देखने में तो देखी तो है ना हमने, ठीक, उनकी छोटी मोटी वीडियो भी देख लेते हैं। हनीफ अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मेहरबानी। और आई होप कि ईद आपकी जो है वो अच्छी गुजरेगी, और गोश्त से आप परहेज तो करते हैं, लेकिन नहीं, गोश्त से परहेज नहीं करता मैं रोटी से आजकल कर रहा हूँ, चीनी से कर रहा हूँ, चावल से कर रहा हूँ, गोश्त से नहीं करता सर, गोश्त रात को भी खाया। थैंक यू।